नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से बता दो कौन कौन छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं। कई दिनों के बाद आपसे हो रही है मुलाकात, तो फटाफट बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। हाँ, कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। सर जी, एसएससी में मैटर हो रखा है। हाँ भाई, उस चीज को सब हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, हम सभी बहुत ध्यान से उस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, यूपी के अंदर भी जो मसले थे उनको भी मैंने ध्यान से देख ही रहा हूँ। ठीक है, सभी के ऊपर बात चल रही है, चर्चाएं चल रही है। तो जो आपके पक्ष में होगा उसके समर्थन में मैं हमेशा हूं, आगे भी रहूंगा। टेंशन मत लो। अब क्लास में उपस्थित छात्रों की बात करूं, काची चौधरी, देशबंधु, विनय कुमार, सपना, पलक स्वयं, अवंतिका मिश्रा, गुलशन चौबे, खुशी, ठीक है, अक्षिता, सपना, दीपांश, दीपांशु, अजय, ठीक है, पलक स्वयं, सपना। बहुत बढ़िया भाई सब। कैसे हो आप लोग? बढ़िया चल रहा है काम है? बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। होली कैसी रही आपकी? बढ़िया है? शाबाश। ठीक है, चलो। अरे उसके बारे में दिशु मैंने बता दिया यार, क्लैरिफिकेशन मैंने दिया है। ठीक है, चलिए। होली घनी खेल रही है आपने ना यार। होली तो नहीं खेली थी मैंने इस बार। पता नहीं गला कैसे खराब हो गया। एक तो थोड़ा शायद हमारे यहाँ मौसम यहाँ से अलग है, इस वजह से हो गया होगा। सुना दो। हाँ, क्या कह दी भला? अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 147 तक हम बात कर चुके थे, और अब हम बात करते हैं आर्टिकल 148 से। तो आपको मैं बताऊं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो चर्चाएं थी वो हो चुकी थी पूर्ण। सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चाएं थी वो हो चुकी थी पूर्ण। लेकिन आर्टिकल 148 के बारे में बात हम करेंगे। ठीक है, चलिए। अब यहां एक पद आता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, चलिए। अरे मान जाओ मान जाओ। हम बात कर रहे हैं कैग के पद के बारे में। और जो कैग का पद है, यह है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दिशु यादव क्लास में है, और दिशु यादव का कहना है कि कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। आखिर ऐसी क्या बात है दिशु जो आप में नहीं है? वो देखती हैं आपको पर बात नहीं करती है भाई। क्या मैटर है तुम्हें है भाई? अब यहां मान जाओ, यहां ध्यान दे लो। कैग के पद के बारे में बात करना है। क्यों? क्योंकि इनके लिए आर्टिकल 148 से लेके 151 के अधीन आते हैं। ये भारत के संविधान के भाग 5 का ही हिस्सा है। भारत के संविधान के भाग 5 का मिसलेनियस हिस्सा है। ठीक है, याद रखना। अब टैग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है सर जी। तो फिर फटाफट से सबसे पहले इसका हिंदी में मतलब, इंग्लिश में मतलब लिख लीजिए। इसको बोलते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, चलिए। इसका मतलब है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, नियंत्रक में महालेखा परीक्षक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे आर्टिकल 148 में इसको एक्सप्लेन अप किया गया है। बताइए सर, आर्टिकल 148 को एक्सप्लेन अप करिए और बताइए। आर्टिकल 148 के अंदर बताया गया है कैग का पद, और कैग के पद के बारे में व्याख्या, कैग के पद की स्थापना, ये बताया गया। कैग के पद की व्याख्या, कैग के पद की व्याख्या, व्याख्या तथा स्थापना। एक्सपेंशन ऑफ कैग पोस्ट एंड expansion of CAG post, expansion of CAG post and its establishment, and its establishment.
दरअसल इस पद की जो स्थापना की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1948 में की जाती है। स्थापना 1948 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। स्थापना 1948 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई। राष्ट्रपति द्वारा की गई। तो अगर आपसे पूछे कि भाई भारत के जो पहले कैग आपको देखने को मिलते वो कौन थे, भारत के पहले कैग की बात करिए। भारत के पहले कैग कौन है? तो सर पहले कैग आपको देखने को मिलते हैं वी नरहरि राव। ठीक है, चलिए, वी नरहरि राव। वी नरहरि राव इनकी पद का कार्यकाल 1948 से लेकर 54 तक। ठीक है, याद रखना। अब बात क्या होती है कि जो भी हमारा कैग होता है इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति या इनको त्यागपत्र अगर देना है तो ये किसको दे सकते हैं? अगर ये रिजाइन करना चाहते हैं या इनको अपॉइंट किया जाता है तो कौन करता है? तो इनका अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। तो इनका अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन तो इनका अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन दोनों के दोनों प्रेसिडेंट पर निर्भर करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट। किस पर निर्भर करते हैं भाई? प्रेसिडेंट पर निर्भर करते हैं। वर्तमान में कौन है? के संजय मूर्ति वर्तमान में है। वर्तमान में कौन है भाऊ? वर्तमान में के संजय मूर्ति है। करंटली कौन है? के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति है। तो के संजय मूर्ति आपको यहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, के संजय मूर्ति। अब बड़ी बात आती है एक कि भाई के संजय मूर्ति ठीक है, लेकिन भाई एक बात बताइए सर, हमने तो सुना था जीसी मुर्मू है। अरे भाई मुर्मू चेंज हो चुके हैं, नवंबर 2024 में चेंज हुए और ये नए आए हैं। ठीक है, तो ये इनके पद के बारे में व्याख्या है, इनके पद का एक्सपेंशन है, इनके पद का विस्तार है, जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। फिर दूसरी बात आती है, आखिरकार ये पद करता क्या है? क्या ही इनके पास है? ये क्या कर सकता है? क्या क्षमताएं हैं? तो देखिए, अब आर्टिकल 149 में इनके पद से संबंधित व्याख्याओं का उल्लेख है। आर्टिकल 149 पद की व्याख्या व उल्लेख है। पद की व्याख्या या फिर इनके कर्तव्य का उल्लेख। कैग के कर्तव्य व शक्तियां, कैग के कर्तव्य व इस पद की शक्तियों का उल्लेख। इस पद की शक्तियों का उल्लेख। ठीक है, फटाफट समझिए। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स। एबिलिटी एंड पावर्स। तो अगर मैं बात करूं इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो सरकार के खर्चों का, सरकार के व्यय का ध्यान रखना। सरकार के पैसे का ध्यान रखना नहीं, सरकार के खर्चों का ध्यान रखना, उनको अधिसूचित करना। इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सरकार के व्यय को निरूपित करना, कि व्यय का ब्यौरा। मुनीम होते हैं एक तरीके के। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। तो जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको जो रखने की जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किसकी होती है? और रेस्पॉन्सिबिलिटी पूर्णतः अगर किसी के पास है तो वो कैग के पास है। तो खर्चे रखे जाते हैं कैग के पास। तो खर्चों का ब्यौरा कौन रखता है?
गवर्नमेंट रखती है। तो याद रखना, सरकार के व्यय का ब्यौरा रखा जाता है किसके द्वारा? सचिवों रखा जाता है हमारे कैग के द्वारा। क्षमताओं की बात करूं तो यह एक एकल निकाय होता है, ठीक है, ये यूनिटरी बॉडी है, एकल निकाय है, तो वो भी समझ लीजिए। एक एकल निकाय है, सिंगल मेंबर बॉडी है, एकल सदस्य निकाय है, एकल सदस्य निकाय, सिंगल मेंबर बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी है, एकल सदस्य निकाय है, सिंगल मेंबर बॉडी है। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना होगा, सिंगल मेंबर बॉडी। दूसरा, एकल सदस्य निकाय यानी सिंगल मेंबर बॉडी होने के साथ साथ आपको थोड़ा इसकी पावर्स में ये भी देखना होगा कि यह राज्य तथा केंद्र दोनों के खर्चों को देखता है या दोनों के खर्चों को लेखांकन कर सकता है। ऑडिट्स expenses at both level, audits expense at both level, राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर करता है। ठीक है, चलिए, तो यह लेखन या लेखा दोनों स्तर पर करता है, यह भी लिख लेना। लेखा दोनों स्तरों पर करता है, दोनों स्तरों पर करता है, स्तरों पर करता है। तो जो लेखा होता है वो दोनों स्तरों पर करता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना कि भाई ऑडिट जो होता है ना, जो ऑडिट होता है ये दोनों ही लेवल्स पर करता है। अब वो भले ही स्टेट का लेवल हो या सेंटर का लेवल हो, ठीक है। एक्सपेंस एट बोथ लेवल, अब बोथ लेवल में लोग समझ नहीं पाते कि बोथ लेवल कौन सा। भाई बोथ लेवल यहां पे कौन सा है कि भाई सेंटर एंड स्टेट दोनों, तो सेंटर भी पॉसिबल है एंड स्टेट भी पॉसिबल है, तो दोनों ही लेवल पर यह कार्य होता है, तो जरूरी है। ठीक है, नोट करिए। जैसे ही आप इसे नोट करोगे 148 149 को, तुरंत हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ भाई, हाँ जी। राणा जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? अरे छोटी मोटी चीजें अरुण, ठीक है, फटाफट। बहुत बढ़िया दीपक, अद्भुत। सर थोड़ा फास्ट बोलिए। चलो भाई कोई नहीं, फास्ट भी बोल देंगे। यादव जी जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपूर्व, कैसे हो भाई आप? इसको आप एक बार चेक कर लेना यार, ठीक है। चलो, अदीदी, ठीक है, थैंक यू। तनु, ठीक है। लेखा करने का मतलब क्या होता है? लेखा का मतलब होता है किसी के खर्चों को देखना, वो लेखा होता है, ठीक है। खर्चों को देखना इज कॉल्ड एज लेखा। लेखा, ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है लेखा, लेखा का मतलब होता है क्या? खर्चों को देखना, खर्चों को देखना। खर्चों को देखना इसमें शामिल होता है, ठीक है। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। सर मेरी फिंगर फ्रैक्चर है तो मेडिकल में निकल जाए, फिंगर अगर मूव कर रही है इस तरीके से तो नहीं निकलेंगे मेडिकल में, ठीक है। आगे बढ़ो। अब आर्टिकल 149 हो गया, अब आर्टिकल 150, आर्टिकल 150 की बात करते हैं। आर्टिकल 150, अब केंद्र व राज्यों के मध्य लेखाओं के प्रारूप जो होते हैं वो इसमें लिखित है। केंद्र व राज्यों के मध्य लेखाओं के प्रारूप इसमें उल्लेखित है, लेखाओं के प्रारूप इसमें उल्लेखित है, ठीक है। फॉर्म ऑफ ऑडिट्स,
फॉर्म ऑफ ऑडिट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, फॉर्म ऑफ ऑडिट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो जो फॉर्म ऑफ ऑडिट्स होते हैं इनका एक स्पेसिफिक तरीका होता है, इसका एक निर्धारित तरीका होता है जिस आधार पर कहा जा सकता है कि केंद्र व राज्य के मध्य जो खर्चों का बंटवारा होगा वो ठीक प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सेंटर को बहुत ज्यादा खर्च करने दे रहे हो, स्टेट को बहुत ज्यादा खर्च करने दे रहे हो, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 151। आर्टिकल 151 ये किस बारे में चर्चा करता है दरअसल? देखो, लेखाओं के प्रारूप तो हो गया, लेकिन होता गया ना कई बार। ठीक है, होता यह है कि भाई जो भी हमारा कैग होगा ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो जितनी भी अपनी रिपोर्ट रेडी करता है उनको या तो राज्य के गवर्नर को सौंपे या राष्ट्रपति को सौंपे। अगर स्टेट लेवल की है तो गवर्नर को सौंपे, सेंट्रल लेवल की है तो राष्ट्रपति को सौंपे। तो इसमें लिखा गया कैग द्वारा लेखाओं को कैग द्वारा लेखाओं को गवर्नर अथवा राष्ट्रपति को सौंपा जाना। कैग द्वारा लेखाओं को गवर्नर अथवा राष्ट्रपति को सौंपा जाना। राष्ट्रपति को सौंपा जाना। ठीक है, सबमिशन ऑफ ऑडिट्स, सबमिशन ऑफ ऑडिट्स ऑडिट्स टू गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। तो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को सौंपा जाना, ये चीज भी आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 151 में। ये जिम्मेदारी कैग की होती है। अच्छा, एक पद देखने को मिलता है सीजीए, कंट्रोलर, वो होता है जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है। तो वो चीज कभी संवैधानिक नहीं है। कैग अपनी सहायता के लिए, वो अलग लिख लेना, ये किसी आर्टिकल का हिस्सा नहीं है, नोट पॉइंट है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल। नोट पॉइंट है, किसी आर्टिकल का हिस्सा नहीं है। सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो होता है सीजीए, यह पद संवैधानिक नहीं है। यह पद संवैधानिक नहीं है। यह पद संवैधानिक नहीं है। ठीक है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ओके भाई, चलिए। कैग द्वारा अपनी सहायता के लिए इस पद को बनाया गया। कैग द्वारा अपनी सहायता के लिए इस पद को बनाया गया। अपनी सहायता के लिए अपनी सहायता के लिए इसे बनाया गया। इसे बनाया गया। ये चीज हमें देखने को मिलती है जो सीजीए के बारे में बताती है। कुछ समय पहले एसएस दुबे थे। ठीक है, चलो याद रखना। ठीक है, चलिए। नीलम, आपका इंतजार रहेगा। वाह तनु वाह, आपने तो मतलब ये मान लीजिए सिस्टम ही हैंग कर दिया। अनुराग, समय नहीं मिलता भाई। नेहा, हमारे यहां पर होली पर भांग नहीं पी जाती। काफी डिसेंट होली होती है हमारे यहाँ। सर, फिर सीजीए को सैलरी कौन देता है? क्या की गवर्नमेंट? अरे सैलरी तो गवर्नमेंट ही देती है। ठीक है, लेकिन इसको कैग, इसका जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है। ठीक है, याद रखिए।
सर मिर्जापुर देखे हैं, देखे हैं। ऋतिक देशवाल भाई, मुझे एक सप्ताह दीजिए, एक सप्ताह के अंदर चीजें स्टार्ट हो जाएंगी और 20 दिन में खत्म हो जाएंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं कराता हूं भाई, इसको कराता हूं मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, टेंशन मत लो। एनसीएन की बहुत डिमांड है। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे संविधान का भाग 6। जैसे यहां तक हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट होता है राज्यों में शासन। राज्यों में शासन स्टार्ट होता है, जो संविधान का भाग 6 होता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए। तो सीधा आप लिखेंगे संविधान का भाग 6, पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 6। अब संविधान का जो भाग 6 आपको देखने को मिलता है, यह आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। आर्टिकल 152 से 237 तक है। और इसके अंदर बहुत ध्यान से समझिएगा। बताइए सर, वो किस प्रकार से आपको समझना है? वो कुछ इस प्रकार से आपको समझना है कि इसमें राज्यों के शासन का उल्लेख किया गया है क्या? ठीक है, चलिए। इसमें राज्यों के शासन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राज्यों के शासन का उल्लेख है। शासन का उल्लेख है। ठीक है, इसमें राज्यों के शासन का उल्लेख है, यानी इसके अंदर लिखा हुआ है रूल ऑफ स्टेट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कहीं भी अगर रूल शब्द का जिक्र किया जाता है, ठीक है, अगर कहीं पर भी रूल या फिर आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटी टर्म का यूज किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन टर्म का यूज किया जाता है, पावर टर्म का यूज किया जाता है, तो वहां पे 3 हिस्से क्रिएट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से इसके भी आपके 3 हिस्से हैं। कैसे कैसे? पहला हिस्सा आर्टिकल 153 से लेके 167। इधर आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212। कुछ किताबों में यही आर्टिकल 168 से लेकर 213 भी है। और फिर आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 237। ये कुछ इस प्रकार से है। इससे भी 3 है उसी प्रकार से जैसे रहते हैं कि भैया कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और न्यायपालिका। जैसा मैंने बताया, इसके हिस्से भी 3 हैं। अब इसके 3 हिस्से कैसे काम करते हैं? देखो, कार्यपालिका का मतलब ही होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव होता है। विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेटिव। और न्यायपालिका का मतलब होता है जुडिशियरी। अब मैं समझता हूं कि इनका काम आपको भली भांति पता होगा। इनका कार्य बताने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, आप भली भांति इनके कार्य से परिचित होंगे। हाँ, इसके बारे में व्याख्या जरूर की जा सकती है कि भाई कार्यपालिका के बारे में व्याख्या करें। जैसे चलिए कार्यपालिका के बारे में व्याख्या करते हैं, व्याख्या की जाए। देखो भाई, कार्यपालिका के बारे में जो व्याख्या होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि भाई इसके अंदर आपको राज्यपाल, ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री, इसका मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, ये देखने को मिलते हैं। एडवोकेट जनरल ये देखने को मिलता है। विधायिका के अंदर अगर हम बात करें, विधायिका में क्या देखने को मिलता है? तो जी विधायिका में देखने को मिलता है विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर। बस फिर वही है, विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर के हिस्से होते हैं। अब लेजिस्लेचर के हिस्से होते हैं विधान परिषद, विधानसभा, वो सब इसमें आते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ प्रक्रिया, कुछ अधिकारी होते हैं इसके, वो इसमें आते हैं, ऑफिसर्स।
कुछ जो प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर्स, वो इसी में आते हैं। और जुडिशरी में इसके अंदर क्या आते हैं वो समझिए भाई। जुडिशरी में इसके अंदर आते हैं कौन भला? सबसे पहले तो जुडिशरी में आएगा हाई कोर्ट, और उसके बाद आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ यानी एडिशनल। ठीक है, हाई कोर्ट आते हैं, फिर अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। ठीक है, चलिए अब इंपोर्टेंटली आपको ये सब चीजें समझनी होती हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो और बताओ कैसे हो आप लोग। तो इसमें सबसे पहले कार्यपालिका की बात करेंगे, लेकिन कार्यपालिका पे देखो एक चीज नोटिस कर रहे होगे आप कि यहां आर्टिकल की गिनती 153 से स्टार्ट होनी है, होनी चाहिए थी 152 से जैसे पहले हुआ था, लेकिन ये आर्टिकल 152 कहां गायब हो गया? दरअसल ये आर्टिकल 152 कुछ और बात करता है। आर्टिकल 152 कहता है कि भारत में राज्यों का शासन संविधान के भाग 6 के अनुसार होगा। भारत में राज्यों का शासन संविधान के भाग 6 के अनुसार होगा। 6 के अनुसार होगा। तो यानी रूल इन इंडियन स्टेट्स इज अकॉर्डिंग टू, रूल इन इंडियन स्टेट इज अकॉर्डिंग टू पार्ट 6। तो ये चीज लिख सकते हैं, रूल इन इंडियन स्टेट इज अकॉर्डिंग टू पार्ट 6। रूल इन इंडियन स्टेट्स इज अकॉर्डिंग टू पार्ट 6। बट इसमें एक्सेप्शन के तौर पर देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर, लेकिन पहले था अब वो नहीं है। अपवाद को समझिए, जैसा मैंने बताया इसमें अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है। अपवाद या एक्सेप्शन के तौर पर देखने को मिलता है आपको, जम्मू और कश्मीर इसमें शामिल नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर शामिल नहीं है, शामिल नहीं। इनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, नोट करो। बताओ भाई, नोट कर लिया? तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर बाकी पदों के बारे में बहुत बढ़िया और मजबूत तरीके से। अगर आप तैयार हैं तो हम तैयार हैं। सर फिजिक्स के नोट्स के लिए कहा था, अब वो आप मेरे टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, कि उस बात की टेंशन मत लो, टेलीग्राम पे डाल रखे हैं भाऊ। ठीक है मिल गया भाई अमित। आगे बढ़े, चलिए। केंद्र में कार्यपालिका, केंद्र में कार्यपालिका, केंद्र में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव इन सेंटर, एग्जीक्यूटिव इन सेंटर। एग्जीक्यूटिव इन सेंटर हम यहां पर देखना चाहेंगे, एग्जीक्यूटिव इन सेंटर, केंद्र में कार्यपालिका। ठीक है, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, राज्य में कार्यपालिका, केंद्र में तो पढ़ चुके हैं, राज्य में कार्यपालिका।
एग्जीक्यूटिव इन स्टेट, और पहली हेडिंग होगी राज्यपाल। स्टेट, पहली हेडिंग क्या होगी? राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में जानकारी लेना शुरू कीजिए। गवर्नर, गवर्नर के लिए आर्टिकल 152 से लेकर 162 तक जाते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, दोबारा से पढ़ना शुरू करेंगे बहुत मजबूत तरीके से, आर्टिकल 153। राज्यपाल के पद की परिभाषा का उल्लेख यहां पर दिया गया है, प्लस बताया गया है कि एक जो राज्यपाल होता है वो एक कड़ी होता है, ठीक है, एक कड़ी होता है केंद्र के और राज्य के मध्य, ठीक है। तो समझिए 153 में बताया गया राज्यपाल के पद की व्याख्या, राज्यपाल के पद का उल्लेख भी है, तथा बताया है कि यह पद केंद्र व राज्य के मध्य, ठीक है, यह पद केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी का कार्य करेगा, महत्वपूर्ण कड़ी होगा, महत्वपूर्ण कड़ी होगा, कड़ी होगा। तो दरअसल इसमें क्या है, इसके अंदर बताया गया एक्सपेंशन या फिर कह सकते हैं डिस्कशन ओवर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। तो इसमें पोस्ट ऑफ गवर्नर की व्याख्या की गई है, पोस्ट ऑफ गवर्नर, एंड इंपोर्टेंस ऑफ गवर्नर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर एंड स्टेट के अंदर इनका जो इंपोर्टेंस होगा उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं। तो भाई पहले तो आपको ये समझना है, अच्छा इसके अंदर भी एक बात आती है कि भाई राज्यपाल का पद हमने कहां से लिया है, ठीक है, चलिए तो बहुत ध्यान से समझिएगा राज्यपाल का पद हमने कहां से लिया है। देखो राज्यपाल के पद का जो उल्लेख है, ठीक है, चलो, तो पद का होना ये हमारी संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है, 1935 अधिनियम से लिया गया है। पद, पद, पोस्ट 1935 एक्ट से। लेकिन पद की शक्तियां, पद की शक्तियां, पावर्स ऑफ पोस्ट कनाडा से। पावर्स ऑफ पोस्ट कहां से ली गई? कनाडा से। सवाल आता है कि राज्यपाल को नियुक्त किया जाना, राज्यपाल को नियुक्त किया जाना यह किस प्रकार की शक्ति को दर्शाता है? यह एक प्रकार की संघीय शक्ति को दर्शाता, फेडरलिज्म को दर्शाता है, ठीक है, समझिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति संघवाद को दर्शाती है, संघवाद को दर्शाती है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर डिक्लेयर्स अबाउट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर रिफ्लेक्ट्स फेडरलिज्म, ठीक है। तो ये फेडरलिज्म को शो करती है, याद रखना। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति संघवाद को दर्शाती है, बात की गई है। तो अब यहां पर समझिएगा प्रत्येक राज्य में एक अलग संघवाद होता है, या प्रत्येक राज्य में एक अलग जो है गवर्नर होता है, इसको भी याद रखना, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
बात आई समझ में? बहुत बढ़िया। ओके, एमटीएस ये थोड़ा टफ होता है सचिन, कंपटीशन ज्यादा होता है एमटीएस में। कैसी होली रही भाई? गच होली रही, आप बताओ। ठीक है। और हाँ, दूसरी बात ये भी कि भाई आपके लिए जो करंट अफेयर का इशू था वो सुलझा दिया गया है। संघवाद क्या होता है? संघवाद के बारे में बहुत शुरुआत से बताता आ रहा हूं। जब राज्यों के पास अपने अलग से अधिकार होते हैं वो संघवाद को दर्शाते हैं। ठीक है, नोट करते हैं। आर्टिकल 154, एक राज्य के अधीन जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्य के अधीन कार्यकारी शक्तियां, राज्य के अधीन कार्यकारी शक्तियां, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है राज्य के अधीन कार्यकारी शक्तियां, यह गवर्नर में निहित होती हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन गवर्नर। ठीक है, नोट करिए, बहुत जल्दी नोट करिए, फटाफट से बताइए। ठीक है, चलिए। तो पटना में होली था 15 को, एक ठो होली खेले हो, बहुत बढ़िया। तो एग्जीक्यूटिव पावर किस में होती है? वो गवर्नर में वेस्ट होती है। सर, एमटीएस में कितने नंबर का पॉलिटी आता है भाई? एमटीएस के अंदर आप मान के चलिए एक सवाल या दो सवाल आते हैं। ठीक है, टोटली 20 है ना भाई, इसलिए नोट होते बता दो। बताइए। ठीक है मिश्रा जी, हुआ भाई नोट? एयर फाइबर लगवा लिया दीसू ने। दीसू बेटा तेरे पे तो हाथ छोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, तो सीएचएसएल का क्या होता है कि क्या ये टफ होता है? हाँ भाई, सीएचएसएल भी टफ होता है क्योंकि उसमें सीजीएल वाले बच्चे बैठते हैं, एमटीएस वाले बैठते हैं, तो भीड़ भी होती है और हैवी भी होता है ना? आगे बढ़िए। चलो भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 ये अपॉइंटमेंट की बात करता है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। आर्टिकल 155। अब आर्टिकल 155 किस बारे में बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की बात करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी? हमारा राष्ट्रपति करता है भाई, प्रेसिडेंट। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, सिंपल। जी हाँ, तो बहुत कॉमन हो जाएगा, लेकिन बात यही आती है कि सलाह किससे ली जाती है? सलाह किससे ली जाती है? तो सर याद रखना, जो सलाह का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सलाह जो होती है, सलाह सलाह ली जाती है पीएम के द्वारा और काउंसिल के द्वारा। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति की सलाह दी जाती है। ठीक है, ओके। एक और चीज इसमें केस आपको देखने को मिलता है, केस नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि एक समिति देखने को मिलती है जो इसकी नियुक्ति के बारे में वर्णन करती है।
समिति किस प्रकार से है, आपको देखने को मिलती है रंजीत सिंह सरकारिया समिति, वो आपको लिखनी पड़ेगी, रंजीत सिंह सरकारिया समिति, रंजीत सिंह सरकारिया समिति, रंजीत सिंह सरकारिया समिति, रंजीत सिंह सरकारिया समिति। तो रंजीत सिंह सरकारिया समिति है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हेड ऑन कर दीजिए। रंजीत सिंह सरकारिया समिति 1983, रंजीत सिंह सरकारिया कमेटी। तो रंजीत सिंह सरकारिया समिति किस बारे में चर्चा करती है सर? रंजीत सिंह सरकारिया समिति सर ये बड़ी स्पेसिफिक सी बात करती है, और ये किस बारे में बात करती है सर? ये बनी कब थी? 1983 में बनी थी, और इसका पर्सपेक्टिव क्या था? गवर्नर की जो नियुक्ति होनी चाहिए वह अनबायस्ड होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर मस्ट बी अनबायस्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर मस्ट बी अनबायस्ड। जो गवर्नर की नियुक्ति हो उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो इसमें क्या था? गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति भेदभाव रहित होनी चाहिए, नियुक्ति भेदभाव रहित हो। ये रंजीत सिंह सरकारिया का कहना था, ठीक है। चलो तो नोट करिए आर्टिकल 155 को, फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 156 पे, ठीक है। चलो 156 में कार्यकाल का चर्चा की जा रही है, होती है कि कार्यकाल कितना है, किस प्रकार से है, ठीक है, उसकी चर्चा यहां पर की जा रही होती है। हाँ जी बताइए सर, ये यूनिटरी है या फेडरल है? ये फेडरलिज्म को दर्शाता है, दिस इज फेडरलिज्म, ओके सिम, ठीक है। चलिए आर्टिकल 156 में हम बात करते हैं, ये टेन्योर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 156 ये राज्यपाल के कार्यकाल की बात करता है, राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है। चलिए राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ गवर्नर। टेन्योर ऑफ गवर्नर को इसके थ्रू दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए सर अभी तो 200 आर्टिकल बाकी हैं भैया, इसके बाद के जो आर्टिकल होते हैं वो काफी मतलब अलग अलग लिखवाए जाते हैं। ये आर्टिकल आपके लिखवाए जाएंगे जू के त्यू निज के तिज लिखवाए जाएंगे, आर्टिकल 100 आप कह सकते हैं 80 तक। आर्टिकल 180 के बाद सिर्फ एक इंपोर्टेंट आर्टिकल ही लिखवाए जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। अच्छा ये फेडरल क्यों है? क्योंकि हर एक राज्य के अंदर अलग राज्यपाल होता है, जो फेडरलिज्म का प्रतीक है। यहां देखिए राज्यपाल का कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष है, 5 ईयर्स। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, जब तक नया राज्यपाल पद धारण ना कर ले पुराना राज्यपाल पद पर बना रहेगा, पहला पॉइंटर। जब तक नया राज्यपाल पद ग्रहण न कर ले, न करे, पुराना पद पर बना रहेगा, पद पर बना रहेगा। ठीक है, प्रीवियस विल कंटिन्यू हिज पोस्ट, प्रीवियस
will continue his post until new joined the post. जब तक नया नहीं आ जाता है तब तक वह पद पर बना रहेगा। अच्छा, ये 6 वर्ष से अधिक भी अपने पद पर बना रह सकता है यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहता है तो। 6 वर्ष से अधिक मतलब 5 वर्ष से अधिक भी पद पर बना रह सकता है राष्ट्रपति की इच्छा से। यह राष्ट्रपति की इच्छा से कार्यकाल से अधिक भी रह सकता है। अधिक भी रह सकता है। He can be on his post for more than his tenure if president want this. लास्ट है कि अगर राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए, अकस्मातिक रिक्ति हो जाए, अकस्मातिक रिक्ति, सडन वेकेंट, अकस्मातिक रिक्ति कौन भरता है? CJH द्वारा। In case of sudden vacant seat, sudden vacant seat, ठीक है, चलिए, सैम गवर्नमेंट भी हो सकता है 2 से 3 राज्यों पर, हाँ हो सकता है। इन केस ऑफ सडन वेकेंट सीट, ठीक है, CJH विल होल्ड वर्किंग। एक बड़ा ही प्यारा सा डाउट है, वो समझ लीजिए कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य पर रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होगा, वह अस्थायी तौर पर बैठ सकता है। कुछ समय के पश्चात राज्य उस चीज की खोज जारी रखेगा, ठीक है, कि भाई इस पद पर बिठाना कौन है। ठीक है, तो याद रखना, सेम गवर्नर 2 से 3 या उससे अधिक राज्यों पर हो सकता है, परंतु वह अस्थायी होता है, जिस कारण से हम इसको यूनिटरी नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए सर, क्या कोई 5 वर्ष से अधिक रहा है? बहुत सारे यार गवर्नर रहे हैं 5 वर्ष से अधिक, बहुत सारे। ठीक है, अभी हमारी आनंदीबेन पटेल को भी 5 साल से ऊपर का टेन्योर हो गया है, नया राज्यपाल नहीं मिल रहा है तो पद पर बिठाया हुआ है इनको। ठीक है, तो ऐसे है। तो ये आर्टिकल 156 था। इससे आगे की जो भी कहानी होगी वो अगली क्लास में हम देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अगर हम बात करें, मैं बात करूं तो जो करंट अफेयर का आपका मसला था उसको सुलझा दिया गया है, जैसा मैंने बताया था। तो करंट अफेयर मैंने स्टार्ट कर दिया है, यहां पर आप जाएंगे, ठीक है, जो अपना चैनल है लाइव के सेक्शन में जाना, और करंट अफेयर की क्लास ये रही आपकी। तो कल हर एक छात्र को आना है, ठीक है, कल सुबह 10 बजे ये क्लास लाइव होगी आपकी, मजबूत तरीके से। हर एक छात्र अगर वहां पर 10 बजे आएगा तो वो चीजों को बहुत अच्छा समझ पाएगा, करंट अफेयर को लाइव ले सकता है। ठीक है, चलो, तो भाई जो आपका डाउट है ना, ये वाला यूनिटरी वाला एंड फेडरल वाला, एक बार इसके लिए क्लास आप देखना जो है, जिसमें मैंने आपको संविधान का पार्ट 1 कराया है, देख लेना। ठीक है, और कोई डाउट हो आपका कि अभी भी उसमें नहीं आया है समझ में, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं यहीं पर हूं। अच्छा, एक क्लास जो है अभी आपकी 5 मिनट में लाइव होने वाली है। अभी एक क्लास आपकी 5 मिनट में लाइव होगी, जो कि दरअसल यहीं पर इसी चैनल पर होगी, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करने वाला हूं, जैसे यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी वगैरह, इन सब पर भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है। ठीक है, चलो, क्या ही फर्क पड़ता है भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, देखो आकाश, मैंने तो पहले ही बताया था, त्याग तो करना पड़ेगा, और वो क्लास रोज तो रहेगी नहीं। ठीक है, वो क्लास रोज नहीं रहेगी, कल है। ठीक है, रोज नहीं रहेगी, नहीं आया। देखो, जो राज्यपाल होता है वो हर एक राज्य में अलग होता है, हम यही मानते हैं। ठीक है, साधारण कंडीशन में तो हर एक राज्य के लिए अलग अलग चीजों का होना, ये संघवाद को दर्शाता है, फेडरलिज्म को दर्शाता है। यूनिटरी होता है जो सबके लिए एक ही हो, सभी राज्यों के लिए एक हो, जैसे राष्ट्रपति का होना, वो सबके लिए एक है, तो वो यूनिटरी है। ठीक है, चलिए।